नाजरीन आदाब, अपनी बात लेके मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज अपनी बात ज़राअत पे होगी। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है और हमारी बका की भी बुनियाद है। यानी हम जो सर्वाइव कर रहे हैं ये तब मुमकिन है जब हमारा किसान ज़राअत में काम कर रहा है और हमारे लिए खाना और बाकी जो सारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। और इसी विषय पे, इसी मौजू पे बात करने के लिए हमने आज यहाँ पर दावत दी है जनाब कमल नायन काबरा साहब, जो प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में काम कर रहे हैं। उनके साथ बैठे हैं नरेंद्र देव जी, जो एक सहाफ़ी हैं और ज़राअत पे इनका ध्यान है। और उनके साथ तशरीफ़ रखी हुई हैं सुमन सहाय, जो हेड हैं जीन कैंपेन नामी NGO की। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग है, जिसमें सबसे पहले हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर ज़राअत के शोबे में हमारे सामने क्या हकीकतें हैं, क्या हकाइक हैं। तो आप देखिए हमारे हकाइक का मजमुआ। ज़रूरी खुराक सन्नत की अहमियत इसलिए भी है कि भारत की मईशत में इसका बड़ा हिस्सा है। भारत का ज़रूरी शोबा दुनिया के बड़े ज़रूरी शोबों में से एक है। भारत के 47% कुंभों का ज़रिए माश ज़मींदारी है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 करोड़ 90 लाख कुंबे ज़राअत पर मुनहसिर हैं। ज़राअत मुल्क के कुल रुकबे के 45% हिस्से पर मुहित है। ज़राअत कुलहुम घरेलू पैदावार का 24% है। 1 अरब लोगों को खुराक मुहैया करता है। 65% आबादी को रोज़गार फराहम करता है। 51 मुख्तलिफ फसलें पैदा करता है, जिनमें से चंद एक दुनिया में सबसे आगे हैं, जैसे कपास, चाय, मसाला जात। दुनिया में सबसे ज़्यादा मवेशी भारत में हैं और सबसे ज़्यादा दूध यहीं पैदा होता है। लेकिन बड़ी तादाद का मतलब खेतों का छोटा साइज है। फिलवक्त 32 मिलियन मैट्रिक टन पैदावार के साथ भारत दुनिया में मेवों का 8% पैदा करता है। ज़रूरी शोबा गैर ज़रूरी शोबे में दरकार वेज गुड्स का बड़ा हिस्सा फराहम करने के अलावा सन्नत के बड़े तबके के लिए खाम माल भी बहम पहुंचाता है। फीकस खुराक की दस्तियाबी बढ़कर सन 1999-2000 में 467 ग्राम यौमियत तक पहुंची, जो कि 1950 की दहाई में सिर्फ 359 ग्राम यौमियत थी। 438.6 ग्राम 2010 में, जबकि 2006 में 445.3 ग्राम यौमियत तक पहुंची थी, जबकि कुलहुम खाद के मसरफ में भारत का चौथा नंबर है। भारत के ज़रूरी शोबे को इस वक्त दरपेश नाजुक मसाइल में वाकफियत और बुनियादी ढांचे में कमी शामिल हैं, खासकर देही इलाकों में। प्रोफेसर कमल नायन काबरा साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या फैक्ट लिस्ट है हमारे ज़राअत के बारे में, कहाँ पर हम खड़े हैं? देखिए, आपने जो हिंदुस्तान की खेती की सच्चाई बताई है उससे 2-3 चीज़ें साफ नज़र आती है कि खेती अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि 53-54% लोगों को सीधे रोज़गार इससे भी मिलता है। पर इस रोज़गार के अलावा खेती में जो जैसे गन्ना पैदा होता है, तिलहन पैदा होती है, सब्जियां पैदा होती हैं, उसके अंदर दूसरे जो उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल इससे मिलता है, जो हमारे लिए ज़िंदगी के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा खेती का एक जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम खेती में और किसान में थोड़ा सा अब फर्क करना जरूरी हो गया है। खेती की दशा, जैसे आपने उत्पादन के आंकड़े बताए जी जी। कि उत्पादन में 3-4% के करीब वृद्धि हो जाती है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि किसान की हालत बेहतर नहीं होती है। आप दूसरी तरफ ये देखेंगे खेती के रकबे में काफ़ी कमी आई है। Okay. खेती और जो छोटे किसानों की तादाद है वो बढ़ गई है, और जो बड़े किसान हैं उनके पास जो ज़मीन का टुकड़ा है वो बढ़ गए। तो ये ज़मीन कहाँ गई, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, किसके पास गई। और उत्पादकता उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है, पैदावार नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाई है, तो प्रति व्यक्ति जो चाहिए होता है हमारे जितना चाहिए उसमें कमी आ गई है। सही बात। नरेंद्र देव जी, आप चूंकि कवर करते हैं खेती बाड़ी को और एग्रीकल्चरल सेक्टर को, आप हमें ये बता दीजिए कि बड़े नाजुक मसले क्या हैं जो दरपेश हैं हमको। मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूँ। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में तो काफ़ी तरक्की हुई है जब से देश आज़ाद हुई है, और आज 60 साल के बाद काफ़ी तरक्की हुई है। लेकिन हालात जो मेजर प्रॉब्लम जो लगती है वो है किसान की हालत पे इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। क्योंकि जो प्रोडक्शन होती है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनता है, वो हमारे रसोई तक पहुंचते पहुंचते जो मार्केट है बीच में, इसमें किसान अपने आप को खोया पाता है, किसान अपने आप को लिंक नहीं कर पाता। आप समझ रहे वैल्यू चेन जो है वो खत्म हो गई है? डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो है वो सही नहीं है, उसमें हम किसान को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, उनको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। यानी किसान जो रीढ़ की हड्डी है इस सारे सेक्टर में, अगर उसका भला नहीं हुआ, उसको फायदा नहीं है, वो आगे जाकर एनकरेज नहीं करता अपने नस्ल को। यही सवाल है जो आपने भी कहा था पहले कि नौजवान क्यों आगे नहीं जा रहा एग्रीकल्चर पर, ये एक रीज़न है, वो क्यों जाए आगे। सुमन साहिब जी, आप हमें ये बता दीजिए कि मॉडर्न एरा में क्या प्रॉब्लम है हमें कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे पाए। मॉडर्न एरा के पहले जो बुनियादी चीज़ें जो हमारे यहाँ गलत जा रही हैं उस पर हम जिक्र करना चाहेंगे। मॉडर्न एग्रीकल्चर पे बाद में आएंगे। सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे देश में जो खेती है उसमें जो उत्पादकता का बढ़ाव हुआ था हरित क्रांति के बाद, वो फिर उसको हम रख नहीं पाए। आज की तारीख में ये कहना गलत है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। दूसरी बात है कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आधे से ज़्यादा किसान कर्ज में डूबा हुआ है और आधे से ज़्यादा किसान खेती नहीं करना चाहता है। आपने खुद ही कहा कि नौजवान खेती नहीं करना चाहता है, बूढ़ा किसान भी खेती नहीं करना चाहता है, कहता है कि अगर हमको विकल्प मिले हम कल खेती छोड़ देंगे। इसकी वजह है, और इस वजह को जानते हुए भी इसका हम हल नहीं निकाल रहे हैं। वजह यह है कि किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है। उसमें सारे के सारे दाम तो आपने बढ़ा दिए हैं। खाद का दाम बढ़ गया है, पानी का दाम बढ़ गया है, बिजली का दाम बढ़ गया है, बीज का दाम बढ़ गया है, लेबर का दाम बढ़ गया है, लेकिन एमएसपी आपने नहीं बढ़ाई है। आप 10 रुपये से एमएसपी बढ़ाने की बात करते हैं, देश में हाय हत्या हो जाती है। तो आज की तारीख में सरकार जो खरीद रही है, नरेंद्र जी ने कहा कि बाजार में कमी है। सबसे बड़ा बाजार तो किसान का सरकार है। सबसे बड़ी कमी है उस बाजार में, उस सरकार की बाजार में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देती है किसान को। नरेंद्र देव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, मैं सहमत हूँ। ये मार्केट पे सरकार के रोल तो आती है, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि सरकार सारे समस्या की समाधान करे, ये भी शायद थोड़ा नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन जब तक सरकार दाम देती है तब तक उसको सही दाम देना पड़ेगा। ये तो एक मसला है। काबरा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है जो ट्रांजिशन है, जो इसमें एक वक्त गुजरा पुरानी खेती और नए जमाने में, आपको क्या लग रहा है, क्या चेंज है? हमारे दोनों साथियों ने जो सवाल उठाए हैं, खासकर सुमन जी ने जो कहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बाजार में आने से पहले उत्पादन जरूरी है, उत्पादन के लिए ज़मीन जरूरी है, उत्पादन के लिए मजदूर तो हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। किसान की दिलचस्पी जरूरी है, उसका इंटरेस्ट, उसकी अपनी दिलचस्पी। नहीं, दिलचस्पी के अलावा कोई दिलचस्पी का तो कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि वो उसका एकमात्र जिंदा रहने का साधन है। पर जो दिक्कत आती है वो है कि जब किसान और खेती की बात करते हैं तो हमको भूलना नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ जो 56% जमीन है, सारी जमीन का जो रकबा घट भी रहा है, 56% 18-20% लोगों के पास में है। 85% किसानों के पास में इतने नाकाफ़ी ज़मीन है, और वो इतने गरीब हैं कि उनमें आधे लोग तो खेती के साथ साथ मजदूरी भी करते हैं, कहीं पर काम मिलता है तो, अगर मिलता है तो इसलिए वहाँ पर उत्पादन बढ़ाने पर सरकार ने
जोर दिया उत्पादकता पर, और खासकर की खाद्य सुरक्षा जो होती है, किसान है पहले वो अपना पेट भरेगा, अपने लिए साल भर के लिए उत्पादन करे, अगर वो उसके लिए नाकाफी करता है क्योंकि उसकी ज़मीन छोटी है, संसाधन कम है। सरकारी रोल पर मैं ये भी बोलना चाहूँगा, देखिए सरकार फोकस्ड है, ये कहना भी गलत होगा कि सरकार काम नहीं कर रही है कृषि विभाग पर। सरकार फोकस्ड है, हालांकि ये भी जो अभी नया प्रोग्राम आया है रूरल डेवलपमेंट का, नरेगा, जो महात्मा गांधी नरेगा डेवलपमेंट का, इसको भी एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। हालांकि 2 साल पहले ये सवाल आई थी कि नरेगा काम के लिए लोग कृषि का काम छोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी क्या नरेगा को भी एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के प्रोग्राम को कार्यक्रम को रखा है। सुमन साहब जी, क्या हम ये समझेंगे कि एक बहरान किसी कैफियत है, एक क्राइसिस का बहुत बड़ा माहौल? क्राइसिस है, बहुत ही बड़ा क्राइसिस है, और हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा क्राइसिस है। आपको आज की तारीख में हर तरह की चीज़ें अपनानी पड़ेंगी खेती को आकर्षक बनाने के लिए। आपने कही नौजवानों की बात, क्यों नहीं नौजवान जा रहा है? एक तो कमाता नहीं है, क्यों जाएगा, वो पागल थोड़ी है। दूसरा, आप खेती को उस प्राचीन मुद्रा में अभी तक रखे हुए हैं, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, और नौजवान के लिए वो एक आकर्षक, एक पुरकशिश चीज बनेगी जो अट्रैक्ट करेगी उसको इसकी तरफ। उसको भी लगे कि हम भी कुछ नया काम कर रहे हैं। देखिए आप काम की बात कर रहे हैं, मैकेनाइजेशन का हिंदुस्तान में उल्टा असर होगा उसका। नहीं, एरा जो जितना पेस है, तेज रफ्तारी जो है, बरक रफ्तार है जमाना, इतना तेज जा रहा है, क्या हम उस पे पेस को पकड़ रहे हैं? नहीं, देखिए खेती में जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ संख्या किसानों की बहुत ज़्यादा है, जी जी, जमीन के मुकाबले में प्रति एकड़ आप आदमी देखें तो बहुत ज़्यादा होंगे, परंतु उनका उपयोग खेती में कैसे करें? तो जो तकनीकें आई, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने तथाकथित हरी क्रांति लाए, वो सब्ज इनकलाब कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। सही बात, आपने बहुत अच्छी बात नहीं, कही। पर आप इस बात को थोड़ा समझिए कि उस तकनीक में क्या हुआ कि जो लागत थी खेती की वो बहुत बढ़ गई। खेती के जो अपने खुद के संसाधनों से वो उत्पादन करते थे, पिछले साल के बीज रखते थे, अपने गाय अपना ट्रेडिशनल रिवायती तरीका था उनको आगे चलने का। जो लागत है वो बाहर देने वाली लागत, जो बाजार में चुकाने वाली लागत है वो बढ़ गई, और वो अपनी जो आमदनी से अपना पूरा खर्च पूरा नहीं कर पाते। तो जो सुमन जी ने बताया कि उनका कर्ज बढ़ गया, कर्ज जिंदा रहने के लिए बढ़ गया, खेती के जमीन जो संसाधन पैदा करने हैं, जो उसके लिए ज़रूरत है, उन ज़रूरत का जो सामान लेना है उसके लिए बढ़ गया, इसलिए वो तो सब तरह से हताश और निराश हो गया। ये तो हमने फैक्ट्स की बात करी, हम एक एनालिसिस का एक विजुअल देखेंगे, हम एक मिनी डॉक देखेंगे कि तज्जिया क्या है हमारे इस ज़राअती शोबे में, हक़ाइक़ का तज्जिया। बहैसियत एक पेशे के, ज़राअत हिंदुस्तान की नई नस्ल के लिए अपनी कशिश खो रहा है। मुल्क के ज़राई शोबे को एक बहरानी कैफियत का सामना है। इस इंतहाई अहम शोबे में, जो कि मुल्क के कुलहुम घरेलू पैदावार में 17% हिस्सा अदा कर रहा है, कई दहाइयों से काफ़ी कम पेशरफ्त दिखा रहा है। सन 1990 के अवाखिर से तो हालत बिल्कुल अबतर है। छोटी छोटी खेतों की वजह से ज़राई आलात का कम इस्तेमाल होता है। फी खेत कम इजाफी पैदावार की वजह से पैदावार बढ़ाने के लिए सरमायाकारी करने की कोशिशों में कमी आई है। अक्सर किसान अनपढ़ हैं, इसलिए उन तरीकों को इस्तेमाल करते हैं जिनसे पैदावार में इजाफा नहीं होता। भारत में न्यू लिबरल माशी सुधार से किसानों के कर्जे में इस कदर इजाफा हुआ कि उनके लिए जिंदगी दोभर हो गई। मुताले से मालूम हुआ है कि वो किसान जिन्होंने कर्जे की वजह से खुदकुशी की, अक्सर नकदी फसलें जैसे कॉफ़ी, कपास, गन्ना वगैरह उगाते थे, न कि ग़िज़ाई अजनास। बरामदात पर मबनी तरक्की के तस्वुर का पीछा करने से मुल्क के बहुत से किसानों ने नकदी फसलों का रुख किया। गैर मुल्की बीज रवायती बीजों के बदले इस्तेमाल किए गए। मिसाल के तौर पर बीटी कॉटन की वजह से भारतीय किसानों का फसल नाकारा होने के नाते 1 अरब रुपए का नुकसान होता है। ज़राअत में सरमायाकारी के लिए भी कोई कशिश नहीं रही, जिससे इसकी माली इआनत के इम्कानात मादूम पड़ गए।
मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। कम शहरी नमू की वजह से ज़राई शोबे में रोज़गार के मौके कम हैं, जिसने देही इलाकों में रहने वाले बहुत से लोगों को शहरी इलाकों की तरफ रुख करने पर मजबूर किया या फिर ज़मीन पर और ज़्यादा दबाव डाला, जिससे ये मज़ीद हिस्सों में बढ़ गई। प्रोफेसर काबरा, ये हमारा तज्जिया है, आपका तज्जिया क्या कहता है? खेती का अनुपात सारे देश के हिस्सा जो है, सारे देश के उत्पादन में घटते घटते अब 14% रह गया है। जनसंख्या जो आजीविका अपनी ज़िंदगी के साधन इनसे प्राप्त करते हैं, मिलते हैं जिनको, उन लोगों की तादाद अभी भी 55% से ज़्यादा है। अप्रत्यक्ष निर्भरता और ज़्यादा है। तो सीधा अर्थ हुआ कि उनकी माली हालत ख़राब हुई। पर इस दौरान एक जो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आया, खेती का माल जो ज़मीन में सबसे ज़्यादा अनाज और खाने पीने के सामान के दाम बढ़े, पर उसमें किसान को हिस्सा नहीं मिल पाता है। कारण क्या है कि एक तो कारण बताया एमएसपी कम है, पर एमएसपी जो है वो सरकार खरीदती है परंतु उसको बाजार में पूरा डालती नहीं है। तो कीमतें बढ़ने का एक कारण हो गया, सरकार खुद जखीरा बना लेती है, बाजार में डालती नहीं है, उत्पादन कम कर देती है, क्योंकि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा माल नहीं देती है और वो अधिकांश लोगों को जिस तरह से पहचान करती है, उनकी चिन्हते हैं उनको, उसके कारण भी और भी कई खामियां हैं, नहीं पहुंच पाती। परंतु जो सबसे मुख्य मुद्दा है, एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था कि ज़मीन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि छोटा किसान अपेक्षाकृत ज़्यादा कामयाब होता है, उसकी जो आप कहते हैं कि काबिलियत है खेती में उत्पादन करने की, वो ज़्यादा होती है, बड़ा किसान नहीं कर सकता है। सुमन साहे जी, आप बता दीजिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर पे हम बात करेंगे। मॉडर्न एग्रीकल्चर में हर चीज़ शामिल है, बीज भी शामिल है, तकनीक भी शामिल है। गलत तकनीक का एक हम आपको मिसाल दें, जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है वो अनाज को इतनी ऊंचाई पे काट देता है, नतीजा है किसान का चारा भी कम हो जाता है, भूसा कम हो जाता है, उसके बाद उसको लेबर नहीं मिलता है तो वो उसको काट नहीं पाता, जला देता है, जलाता है, पर्यावरण नष्ट करता है। उसी चीज़ को आप दूसरी टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, ताकि उस जानवर रखता है, चारा तो चाहिए उसको और अनाज भी चाहिए, तो उत्पादकता उत्तम बीजों से हो सकती है। उत्पादकता के लिए जानकारी चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि किसान समुदाय में बहुत जानकारी है, तो आगे का रास्ता है किसान समुदाय की जो जानकारी है और आज की साइंस और लेबोरेटरीज की जो जानकारी निकल रही है, उनको दोनों को मेल करके आगे चलना। तो हमको आगे की टेक्नोलॉजीज अपनाते हुए, आगे के बीजों की किस्मों को अपनाते हुए, अपनी जानकारी के साथ आधुनिक जानकारी को जोड़ते हुए, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, और हम ट्रेडिशनल को कुछ ऐसा ट्रेडिशनल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कम्युनिटी नॉलेज एंड साइंस बेस्ड लेबोरेटरी नॉलेज। जो रवायत से सबसे बड़ी बात, रिवायत से सीना बसीना जिसको बोलते हैं, चलती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आपको खेती को एक प्रॉफिटेबल एक्सरसाइज बनानी होगी। आप एक तरफ तो एमएसपी नहीं देते हैं, दूसरी तरफ आपने एपीएमसी एक्ट जारी कर रखा है। किसान पूछता है या तो तुम हमको दाम दो या हमको बाजार से दाम लेने दो, लेकिन वो भी नहीं आप करने दे रहे हैं। आप यहाँ से वहाँ नहीं आप अनाज ले जा सकते हैं। तो खेती के ऊपर जो मार पड़ रही है, और पूछिए आपकी आज की खेती की ज़मीन कहाँ जा रही है। हम यूपी के रहने वाले हैं, तिलहर हमारा घर है। हम जब से बच्चे हैं तब से हम दिल्ली का रास्ता जानते हैं, खेती का ही वो इलाका था। आज हमको हाउसिंग कॉलोनीज दिखती हैं। ये भारत का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज़्यादा रिच ज़मीन है, इंडो गैंजेटिक प्लेन जिसको कहते हैं, जो तब्दील हुआ रियल एस्टेट में, जो तब्दील हो रहा है रियल एस्टेट में। 5 सड़कों वाली लाइने वाली सड़कें बन रही हैं। आप मुझे बता दीजिए कि स्कीम्स क्या हैं देव जी? दो चीज़ें और भी है। एक है स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसका हम रख नहीं पा रहे हैं, तो वेस्टेज काफ़ी होती है। दूसरी है, सुमन जी ने बात छेड़ी है एक्सपर्टाइज की, जो फार्मर्स की जो एक्सपर्टाइज है, किसान की जो एक्सपर्टाइज है, उसको हम फील्ड पे लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सवाल आई थी एमएस स्वामीनाथन कमेटी का भी जोरदार एक रिकमेंडेशन कि एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट जॉब कैडर तैयार किया जाए। मेरे को लगता है उस पर थोड़ा काम होना चाहिए। बिल्कुल सही। हम एक विजन देखेंगे कि विजन क्या होना चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए। हर किसी का विजन है और हमारा एक विजन में मिनी डॉक ये है आपके सामने। मौजूदा ज़राई निज़ाम शदीद मेहनत का मुतकाज़ी है, यानी इसमें इंसानी वसाइल काफ़ी मिक़दार में इस्तेमाल होते हैं। इसको अच्छी पैदावार वाली फसलें उगाने में तब्दील किया जा सकता है, जिसके लिए इन ज़रूरी चीज़ों की साझेदारी ज़रूरी है।
देही बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी, किसानों की हुनरमंदी में बेहतरी, बैनुल अक़वामी मार्केट तक बेहतर रसाई। भारत में कई तरह की ज़रई अशिया पैदा की जा सकती हैं क्योंकि यहाँ ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीनें मौजूद हैं। तकरीबन तमाम अक़साम के मौसम और मिट्टी की किस्में यहाँ पाई जाती हैं। भारत दुनिया में मेवा पैदा करने वाला सबसे बड़ा और सब्जियां पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। भारत दुनिया में सब्जियों का पैदावार यानी 447 मिलियन टन में से 60 मिलियन टन पैदा करता है। जनूबी एशिया के शहरों को कैसे खिलाया जाए एक अहम सवाल है जो तवज्जो तलब है क्योंकि जनूबी एशिया में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। अर्बन और प्री अर्बन एग्रीकल्चर सरगर्मियों का एक मजमुआ है जिससे शहरी लोगों के लिए ग़िज़ाई पैदावार में बेहतरी और ज़रिए माश मौक़े में सुधार आ सकता है। इसके अलावा शहरों में माहौल पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। ज़राअत कौमी खुशहाली की बुनियाद है और मुआशी तरक्की की कोई हिकमत अमली तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक कि ज़रई शोबे में पैदावार और रोज़गार में फौरी तरक्की न हो। हम देही इलाकों में बढ़ते लेबर फोर्स को रोज़गार फराहम नहीं कर सकते अगर हम देही इलाकों की मईशत में सुधार न लाएं। ये हमारे लिए अहदाफ जो हैं, टारगेट्स हैं कि क्या होने चाहिए। आप बता दीजिए आपकी नज़र में क्या टारगेट्स हैं जो ज़राअत के शोबे को बढ़ावा देंगे और एनकरेज करेंगे किसानों को। देखिए मैं थोड़े में कहूँगा तो ये कहूँगा कि किसान की अहमियत को और खेती के को जो पूरे हमारी जो तरक्की का रास्ता है उसमें ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। उसके देने के लिए जो एक इशारा नरेंद्र ने किया, बहुत अच्छी बात थी कि गाँवों में जो हम साजो सामान सुविधाएं बढ़ाते हैं तो वहाँ पर किसान के पास छोटी झोंपड़ी होती है, पूरा सामान रखने को नहीं होता है, तो गाँव में गोदाम बने और वो पंचायत के अंदर में बने, उससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा कि किसान अपने माल का दाम सही प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि उसको तुरंत लाके बेचना पड़ता है, तो वो गोदाम में रखे और उसको एक पक्की रसीद मिले, उसको देख करके वो कर्जा ले सके। ठीक है, एक तो अगर पूरा ऐसा मैकेनिज्म आप चाहते हैं ग्रास रूट लेवल से शुरू हो। ग्रास रूट से पंचायतों के अंदर में से कभी दूसरा मत नहीं रखते हैं लेकिन इसमें रखेंगे। उनका जिक्र है गोदामों से और मेरा मतभेद है उससे। गोदाम मेरे ख्याल से अनाज को सड़ाने में बहुत कामयाब होते हैं। मेरा एक सुझाव कई सालों से रहा है कि गोदाम के बजाय अगर हम साइलो बनाएं, जो स्टील के साइलो बनते हैं, वो साइलो में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि जो अनाज पहले डाला जाता है वो पहले निकल जाता है, उसको सड़ने का मौका नहीं मिलता है। तरीकेकार क्या भी हो, तरीकेकार क्या भी हो, क्या तरीके पे स्टोरेज का जो इन्होंने पहले मैं इस टॉपिक पर चर्चा नहीं करूंगा। किसानों को हर गांव में अपने नजदीक में एक गोदाम हो जहां पर अपनी बैलगाड़ी में ले जा करके, ऊंट गाड़ी में ले जा करके, पीठ पर ले जाके सामान रख दे। वहां सड़ा नहीं, ऐसे तरीके बन चुके हैं जहां पर आराम से, और जो पहले डाला वो बाद में निकला जाए, वो तरीके वैसे भी संभव है। मैं फूड कॉरपोरेशन के डायरेक्टर रह चुका हूँ, मैंने वहाँ को जाके देखा है कि किस तरह से निकालने का, जो पहले आए वो पहले जाए और बाद में आए वो बाद में जाए, ये सब संभव है। नरेंद्र देव जी आप हमें ये बता दीजिए कि आपकी नज़र में क्या होना चाहिए और कैसे मुमकिन हो। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं हम उसी को थोड़ा आगे ले जाएंगे जी। किसान का निगलेक्ट जो हो रहा है उसके लिए देखिए, हम ये कहते हैं हमारे देश डेमोक्रेसी मानती है, पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा किसान है, लेकिन हम उनकी वेलफेयर नहीं देख रहे। कहीं हम कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। अगर हम डेमोक्रेसी है तो हम उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, फार्मर्स की देखभाल करनी चाहिए, ये हम नहीं कर रहे। तो ज़राअत की इम्प्रूवमेंट तभी होगी जब हम इस सेक्शन की लोगों की हर किसी की फैसिलिटीज देखेंगे। बिल्कुल एक बुनियादी बात है जिस पे तवज्जो देने की जरूरत है। सुमन साहिब जी आप बता दीजिए कि क्या आपका विजन है। मेरा विजन ये है कि खेती में आपको लागत बढ़ानी होगी। आज आप इंश्योरेंस नहीं दे पाते हैं, आज आप क्रेडिट नहीं दे पाते हैं, किसान जाता है सेठ के पास और डूब के मर जाता है। चाइना में 0% पर क्रेडिट दिया जाता है। आपको अगर लागत अगर आप नहीं बढ़ाएंगे,
उद्योगपतियों को मुफ्त में पैसा दिया सही जा रहा बात है। लागत आपको बढ़ानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी वगैरह सब अपनी जगह पे है, लेकिन बिना लागत बढ़ाए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरी बात जो कि हम भूल जाते हैं, एक अंग्रेजी का शब्द है प्रेस्टीज। हम डॉक्टर को देखते हैं, कैसे डॉक्टर साहब आइए बैठिए, प्रोफेसर साहब आइए बैठिए। सही बात। किसान को देख के कहते जरा वहाँ बाहर बैठना, हम अभी आते हैं। वो इज्जत नफ्स नहीं है, बिल्कुल सेल्फ इज्जत रेस्पेक्ट नहीं। जो है जो अन्नदाता है इस self-respect देश तो हम है, लोग नहीं सेल्फ देते रेस्पेक्ट हैं। हम जो जो उनको नफ्स ये नहीं दे रहे देते हैं, इज्जत जो- दे नहीं, रहे। हम में से आपके बताइए अर्बन में थाली जो हम में रहते खाना- हैं, हम में से बताइए हम जो अर्बन एरिया में रहते हैं, हम कौन चाहेंगे कि हमारा भाई या बेटा किसान बने? सही, हाँ, और सुनो, अगर इस देश में किसानों को उस तरह की इज्जत नहीं देंगे तो आपका देश एक दिन भूखा होगा। ये भूख की जो स्थिति है ये नहीं सुधर सकती है। हर चीज़ रुपए से नहीं तौली जाती है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी से नहीं तौली जा सकती है। एक इज्जत अफजाई जो है उसके बिना हम किसानी और किसान सही को बचा नहीं सकेंगे। कि हमारा जो कॉरपोरेट कंपनी वाला क्षेत्र है, इसमें देश का 24% उत्पादन होता है और देश की 1% से कम जनसंख्या के पास में वो कंट्रोल में है, और वहाँ पर हम 5.5 लाख करोड़ रुपए सालाना उनको देते हैं। किसानों को इनका अगर थोड़ा सा भी देते हैं तो हमारे हुक्मरानों की नींद खराब हो जाती है, उनको नींद नहीं आती है। इस स्थिति को बदलना इस होगा। देश के लिए इससे बड़ा क्या कलंक है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। हम ये बहुत नहीं कह रहे सारे 2.5 लाख इनपुट किसान कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक किसान ने अगर आत्महत्या इसलिए की है क्योंकि वो किसानी से कमा के और अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाया है, तो इस देश को मिल के और सर झुका लेना चाहिए। ज़राअत जो हमारी खुशहाली की बुनियाद है, अगर हम उसका जो बैकबोन है वो है किसान, अगर हम उसको खुशहाल नहीं बनाएंगे तो हमारा जो मुस्तकबिल है वो खुशहाल नहीं हो सकता। मुस्तकबिल की बात दूर है, हमारा आज जो हमारा हाल है वो भी खुशहाल नहीं हो सकता। आज के प्रोग्राम में हमने ज़राअत के शोबे से मुतालिक बात की, बहुत ही विजनरी बातें हुई। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने बात की, शुक्रिया। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आज दीजिए इजाज़त, अपनी बात में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक शुक्रिया।